हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपका रेमत सिंह राठौड़। आज अपन क्लास 7th की विजयनगर साम्राज्य से संबंधित चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसके अंदर अपन 14वीं से 16वीं सदी के मध्य विजयनगर साम्राज्य नाम का एक कोई साम्राज्य हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये था क्या, इसके बारे में बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य भारत के कर्नाटक राज्य में एक राज्य हुआ करता था और यहाँ पर जो है एक बड़ा ये साम्राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और इसको हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तवज्जो दिया जाता है। और विजयनगर की बात करें तो इसमें इसके समय के एक महत्वपूर्ण शासक हुए जिनका नाम था करसन राय। ठीक है, राजा करसन राय, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए। आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य था। इसकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे सम्मानित और शानदार साम्राज्य था और इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। हम्पी वहाँ की एक स्थानीय लोक देवी हुई जिनका नाम था पंपा देवी, उसके नाम पर हम्पी का नाम पड़ा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के अंदर दो भाई थे, हिंदू थे, जो कि उनका नाम था हरिहर और बुक्का। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के शासक को राय कहा जाता था। क्या राय? जैसे कि करसन राय। ठीक है, तो राय जो है विजयनगर साम्राज्य को के जो शासक हुआ करते थे उनको कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कृष्ण देव राय था और उसके कार्यकाल के दौरान साम्राज्य ने अपनी महिमा को छुआ था। और लगभग 225 साल के उत्कर्ष के बाद सन 1565 ईस्वी के अंदर एक राक्षसी तगड़ी का युद्ध या जो है बनी हट्टी का युद्ध होता है, जिसके अंदर विजयनगर साम्राज्य पर दो चार, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, ये 2-4 राज्य थे जिन्होंने इस पर क्या कर दिया, विजयनगर पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और विजयनगर को क्या कर दिया, लूट लिया यहाँ से। और विजयनगर को क्या कर दिया, इस राजधानी को हम्पी को जला दिया गया। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की जो है नष्ट हो जाता है। ऐसी इसकी कहानी है। इसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन बहुत अच्छा था और इसके लोग बहुत खुश थे। विजयनगर साम्राज्य 16वीं सदी का तक घटने लगा तथा 17वीं शताब्दी में साम्राज्य समाप्त हो गया। उसके बाद में बात करें कर्नाटक साम्राज्य की परिभाषा क्या है, कर्नाटक साम्राज्य क्या होता है, क्या कर्नाटक साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कोई अंतर है? तो आपका आंसर होगा नहीं, कर्नाटक साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य एक ही था। हालांकि कुछ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्य कहते हैं, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो है वो कर्नाटक के अंदर ही आता है। विजयनगर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर ही आता है। जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो इसमें इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। हम्पी का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ हम्पी की हिस्ट्री यदि अपन देखें तो हम्पी खोज का उद्भव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर हुआ। मैंने पहले बताया था, पंपा देवी यहाँ की एक स्थानीय देवी हुई है, उन्हीं के नाम पर जो है हम्पी का नामकरण हुआ है। और हम्पी यहाँ विजयनगर के जो राजा हुए, जैसे कि करसन देव राय है, उनके समय भी हम्पी का जो है नामकरण क्या कर दिया गया, हम्पी किया गया किसके नाम पर? पंपा देवी के नाम पर। और हम्पी जो है सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि हम्पी के बारे में आपकी बुक में दिया गया है कि 1815 में एक भारत के पहले सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी ने इसकी जो है हम्पी की खोज की थी। अलेक्जेंडर ग्रीनलाउ ने 1856 में हम्पी की पहली विस्तृत फोटोग्राफी, ठीक है। और 1876 में जेफ फ्लिट जो है वो हम्पी के मंदिरों की दीवारों से शिलान्यास का संकलन और प्रलेखन शुरू किया था। ठीक है, तो अपन आगे चर्चा करते हैं। ये तो हम्पी का इतिहास हो गया और हम्पी की खोज कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, उनका जन्म 1754 ईस्वी में होता है और ये एक इतिहासकार, एक सर्वेक्षक, मानचित्रकार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध थे। 1855 में उन्हें कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 तक, अपनी मृत्यु के समय तक ये इस पद पर बने रहे। यानी हम्पी की खोज की यदि बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, हम्पी की। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है वो हम्पी के खंडहरों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया गया शहर के इतिहास को फिर से बनाने के लिए। और विरूपाक्ष मंदिर के पुजारी की यादों और पंपा देवी के मंदिर, कई शिलालेखों और मंदिरों, विदेशी यात्रियों के खातों और तेलुगु, कन्नड़ और तमिल और संस्कृत में लिखे गए अन्य साहित्य जैसे स्रोतों ने हम्पी की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और आगे अपन चले कि हम्पी का शाही केंद्र, हम्पी का शाही केंद्र क्या था उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम्पी का शाही केंद्र हम्पी की बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था और जिसमें 60 से अधिक मंदिर थे। 30 भवन परिसर की पहचान महलों के रूप में की गई थी। राजा का महल बड़ों में सबसे बड़ा था और इसके 2 मंच थे, दर्शक हॉल और एक महानवमी डिब्बा। यानी हम्पी का जो एक शाही महल हुआ करता था जिसके 2 मंच हुआ करते थे, तो एक था दर्शक हॉल, एक महानवमी डिब्बा। आइए अपन चर्चा करते हैं ये क्या थे। शाही केंद्र में कुछ खूबसूरत इमारतें, कमल महल,
हजारा राम मंदिर ये आदि थे। और महानवमी डिब्बा क्या हुआ करता है, शहर में उच्चतम बिंदुओं में से एक पर स्थित जो महानवमी डिब्बा एक विशाल मंच है। एक विशाल मंच को क्या कहा जाता है, महानवमी डिब्बा कहा जाता है, जो कि हम्पी का एक शाही केंद्र था और जो लगभग 11,000 वर्ग फीट से लेकर 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। विभिन्न समारोह यहाँ पर किए जाते थे। ठीक है, उसके बाद में महानवमी का शाब्दिक करते 9 दिन का चलने वाला पर्व, अर्थात महान नवा दिवस, यानी 9 दिन का जो पर्व चलता है। वर्तमान में जो 10 दिन चलता है, इसको अपन दशहरा के रूप में मनाते हैं बाद में। ठीक है, और उसके बाद में हम्पी के मंदिर है उनके बारे में चर्चा करें। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास है। पल्लव, चालुक्य, होयसोल कर्नाटक के शासक हुआ करते थे। चोल, सभी शासकों ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित किया। मंदिरों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया गया। ये लाइनें महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है आपको। विरूपाक्ष और पंपा देवी की श्राइन बहुत महत्वपूर्ण पवित्र केंद्र है। विजयनगर के राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। उन्होंने हिंदू सरकाना, यानी एक अरबी शब्द है, सुल्तान का संस्कृतिकरण है। ठीक है, अरबी सुल्तान, हिंदू सुल्तान शीर्षक का उपयोग करके अपने करीबी संबंधों का संकेत दिया। मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में विजयनगर के शासकों द्वारा राइस, गोपुरम और मंडप विकसित किए गए। मंदिर की वास्तुकला के रूप में, यानी ये विरूपाक्ष और विठल मंदिर हुए हैं। इन मंदिरों के अंदर मुख्य रूप से अपन विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो इसके अंदर गोपुरम और मंडप क्या थे, इनके बारे में अपन को आगे चर्चा करनी है। मंदिरों के अंदर क्या होते थे ये चीज़ें। तो मंदिर में हॉल का उपयोग संगीत, नृत्य, नाटक और देवताओं के विवाह के विशेष कार्यक्रमों के लिए किया जाता था। और विजयनगर के शासकों ने विठल मंदिर की जो है स्थापना की थी। विष्णु का एक रूप विठल है, तो विठल मंदिर किसके उपलक्ष्य में है, तो विष्णु भगवान के उपलक्ष्य में बनाया गया था। आमतौर पर महाराष्ट्र में पूजा जाता था विठल भगवान को, लेकिन उसके बाद में जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों अपनी सीमाओं पर यानी टच है, तो ये कर्नाटक के अंदर भी इनको पूजा जाता था। कुछ सबसे शानदार गोपुरम स्थानीय नायक द्वारा बनाए जाते थे, यानी गोपुरम मंदिर के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद में विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी भौगोलिक संरचना और वास्तुकला, उसके बारे में अपन चर्चा करें। विजयनगर की विशिष्ट भौगोलिक लेआउट और निर्माण शैली की विशेषता थी। विजयनगर तुंगभद्रा नदी की प्राकृतिक बेसिन पर स्थित था, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बहती थी। चूँकि यह आपसे पूछा जाए कि विजयनगर कौन सी नदी पर स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से है, और इसलिए शहर के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। उदाहरण के लिए कमलापुरम टैंक, हिरिया नहर पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। और फारस के एक राजदूत अब्दुल रजाक शहर के किलेबंदी से प्रभावित हुए थे, और उन्होंने किलों की 7 पंक्तियों को लेक के अंश से घिरे शहर के साथ साथ इनके कृषि क्षेत्र और वन भी है। गेट पर मेहराब को किलेबंदी बस्ती में ले जाया गया, और गेट पर गुबंद तुर्की सुल्तानों द्वारा पेश किए आर्किटेक्चर थे। इसे इंडो इस्लामिक शैली में जो है शैली के रूप में जाना जाता है। यानी विजयनगर साम्राज्य की जो भौगोलिक संरचना है या वास्तुकला है, उसको इंडो इस्लामिक जो शैली है उसमें निर्मित किया गया। आम लोगों के घरों में बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य थे। विजयनगर के राजवंश और शासकों के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो संगम, सुलु, तुलु और अरविंदम, ये विजयनगर के 4 वंश हुए हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन्होंने क्रमशः जो है विजयनगर साम्राज्य पर अपना शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, वो रायचूर दोआब के मध्य अवस्थित थी। रायचूर दोआब क्या था, ये अपना दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं ये कर्नाटक है यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर। और सॉरी, पहले अपन एक मैप ड्रॉ करते हैं। ये है अपना कर्नाटक है, और कर्नाटक में यहाँ पर कृष्णा नदी है, और यहाँ पर तुंगभद्रा नदी है। क्या है, तुंगभद्रा नदी साउथ में, ऊपर कृष्णा नदी। इनके मध्य का जो क्षेत्र था ना, ये एरिया जो है मैदानी भाग, इसको रायचूर दोआब कहा जाता था। रायचूर दोआब, यानी यहाँ पर क्या होता था, खेती होती थी प्रचुर मात्रा में। इससे ये जो है धन संपन्न हो गया कौन सा राज्य, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद में संगम राजवंश ने साम्राज्य की स्थापना की। सलू ने इसका विस्तार किया। सलू ने इसे अपने घोरों के शिखर पर ले गया, और लेकिन अरविंदम के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया। यानी अरविंदु वंश था, इसके समय इसका पतन हो जाता है। किसका, विजयनगर साम्राज्य का। और कमजोर केंद्र सरकार के विजयनगर के अंदर जो है कृष्णदेव राय के कमजोर उत्तराधिकारी, बहमनी साम्राज्य के खिलाफ विभिन्न राजवंशों, कमजोर साम्राज्य आदि के विभिन्न कारणों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी पानी की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा गठित प्राकृतिक खलिहान से पूरी की गई थी। और एक महत्वपूर्ण राजा हुए विजयनगर साम्राज्य के, उनका नाम है कृष्णदेव राय। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कृष्णदेव राय के शासन के दौरान विजयनगर अद्वितीय शांति और समृद्धि की शर्तों के तहत विकसित हुआ। कृष्णदेव राय ने नागलपुरम नामक कुछ बेहतरीन मंदिरों और गोपुरम और उप बस्ती
उप शहरी बस्ती की स्थापना की थी और 1529 में उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी विद्रोही नायक या सैन्य प्रमुखों से परेशान थे और 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक सत्तारूढ़ वंश में स्थानांतरित हो गया, जो कि एक अरबिंदो था, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता में रहा। राय और नायक क्या हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। राय, विजयनगर के शासक को राय कहा जाता था, यानी विजयनगर के जितने भी शासक थे उनको राय की उपाधि दी जाती थी। और नायक क्या था? सेना का जो प्रमुख होता था उनको नायक कहा जाता था, जैसे कि सेना नायक जो है पदवी से नवाजा जाए। गजपति किसे कहते थे? तो गजपति मतलब हाथियों का स्वामी, गज मतलब हाथी और हाथियों का जो स्वामी, ये उड़ीसा के तत्कालीन शक्तिशाली शासक हुआ करते थे उड़ीसा के अंदर। और अश्वपति यानी घोड़े का स्वामी। घोड़े का स्वामी कौन था भाई? तो दक्खन के जो सुल्तान थे ना, उनको अश्वपति कहा गया। नरपति यानी लोगों के स्वामी, ठीक है। जो विजयनगर साम्राज्य के जो राय जी थे, राय है ना, जो जैसे कि कृष्णदेव राय थे, तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक हुए उनको राय कहा जाता था, राय उपाधि उनको दी जाती थी। तो इन रायों को ही क्या कहा गया आगे जाकर? नरपति के रूप में स्वीकार किया गया। नरपति यानी पुरुषों का स्वामी या फिर लोगों का स्वामी के रूप में माना जाता है। अमर नायक प्रणाली क्या है इसके बारे में? अमर शब्द का उद्भव मान्यता अनुसार संस्कृत के समर शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। ये फारसी भाषा के शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे कुल का या ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक प्रणाली थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के समय क्या क्या व्यापार होता था, व्यापार की व्यवस्था कैसी थी, यानी व्यापार होना बहुत जरूरी है एक विकसित राज्य के लिए। विजयनगर में गर्म मसाले, कपड़े, रत्नों का व्यापार होता था और व्यापार ही साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत होता था। वहाँ के लोग धनवान होते थे और बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना पसंद करते थे। युद्ध के लिए अच्छे नस्ल के घोड़े अरब से आयात किए जाते थे, यानी अच्छे घोड़े जो है अरबी देशों से जो है आयात किए जाते थे। और घोड़ों के व्यापारियों को कुदरी चेट्टी कहा जाता था। घोड़ों के जो व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था आपसे पूछा जाए तो कुदिरई चेट्टी। तो ये तमिल भाषा का शब्द है, कुदिरई चेट्टी। तो कुदिरई चेट्टी किनको कहा जाता था? घोड़े के व्यापारियों को। यहाँ के व्यापारिक स्थिति को देखकर पुर्तगाली यहाँ आकर बसने लगे और व्यापार में अपनी भूमिका निभाने लगे। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। यहाँ पर घोड़ों की काफ़ी समस्या थी, यानी घोड़े नहीं थे, तो अरब से जो है ये विजयनगर साम्राज्य के लोग क्या करते थे? घोड़ों को यहाँ आयात करते थे, यहाँ मंगवाते थे अपने यहाँ, और अपने यहाँ से ये क्या भेजते थे? यहाँ से ये मसाले, कपड़े और रत्नों को यहाँ से भेजते थे बाहर, अरबी जो कंट्रीज़ है, अरबी कंट्रीज़ है उनके अंदर, ठीक है। और यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था और व्यापारिक स्थानीय समूह को क्या कहते थे? कुदिरई चेटी कहा जाता था, घोड़ों का समूह कहा जाता था। उसके बाद में 1498 में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे। यानी पहला पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा यहाँ पर आता है भारत, और उसने एक तरह से कहें दुनिया भर में जो है भारत की एक तरह से खोज या विश्व पटल पर रखा कि भारत नाम का भी कोई देश है। तो वास्को डी गामा आया था 1498 में, और ये हमारे देश के पश्चिमी तट पर आया था, इस तट पर आया था जो केरल का मालाबार तट है वहाँ पर आया था, और इसने सामरिक केंद्र स्थापित करने के प्रयास किए थे। उसके बाद उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग से उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर साम्राज्य में जल की आपूर्ति कैसे होती थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में दो नदियाँ हुआ करती थी, एक थी कृष्णा, एक थी कावेरी। एक कृष्णा नदी और एक थी कावेरी नदी। तो इन नदियों से जो है इनकी जल की आपूर्ति पूर्ण हो जाती थी हालांकि, लेकिन कुछ नहरें भी थी जिनके द्वारा कुछ जो है जलाशय भी थी जिनके द्वारा जल की आपूर्ति की जाती थी। कृष्णदेव राय इन नदियों पर बांध बनवाए थे, और इन नदियों से विजयनगर साम्राज्य की जल आपूर्ति की व्यवस्था होती थी। और कमलपुरम जलाशय की विशेषता, इस जलाशय का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। इस जलाशय से आसपास के क्षेत्रों को सिंचा जाता था। इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक ले जाया जाता था। किले, बंदियाँ तथा सड़कें, उसके बारे में बात करें, यानी हम्पी नगर या विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार से किले बंद था और यहाँ पर सड़कें कैसी बनी थी उसके बारे में चर्चा करें तो 15वीं शताब्दी की दीवारों पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे इन्हें घेरा गया था, और 15वीं शताब्दी में फारस के शासक के द्वारा कालीकट यानी जिसको कोझिकोड कहा जाता था और भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित था, और उसने उस दुर्ग के 7 पंक्तियों के उल्लेख किए। उसने उस दुर्ग के बारे में लिखा है। किसने? अब्दुल रजाक ने, जो कि फारस के राजा के द्वारा भेजा गया था 15वीं शताब्दी के अंदर। उसने क्या लिखा है कि इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। किससे? दुर्ग की बात कर रहा है ये व्यक्ति जो था अब्दुल रज्जाक।
सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों में आपस में जोड़ती थी। ये विशाल राजगिरी पहाड़ियाँ तथा इनकी संरचना थोड़ी सी सुंदर यह विशाल राजगिरी पहाड़ी ये हो गया। और गहरा या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु के निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं, यानी विजयनगर साम्राज्य की जो दीवारें बनी हुई विजयनगर जो फोर्ट के अंदर, उसके अंदर कहीं पर भी जो है ये पत्थर लगाए गए, उसमें कहीं पर भी जो है मसाले का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी सीधा ऐसे ही इसको जो है बनाया गया है। तो ये एक विशेषता थी इसकी। गारा या जोड़ने के लिए किसी वस्तु के निर्माण में कहीं प्रयोग नहीं हुआ। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें खेतों को भी घेरा गया है, यानी इसके अंदर खेत भी इसके अंदर लिए गए। जैसे कि ये यहाँ पर बाउंड्री बनाई है तो इसके अंदर ये किला है वगैरह है, तो ये इसके अंदर जो है जितने भी खेत थे लोगों के उसको भी इसके अंदर लिया गया था। कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था, इसके बारे में ये भी लिखता है कि इनको आखिर कृषि क्षेत्रों को क्यों किलेबंदी के अंदर समाहित किया गया। अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए के बाध्य करना था। यह घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए अपनी महंगी और नीति अपनाई। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि मंदिरों के गोपुरम और मंडप क्या हुए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय एक नए तत्व प्रकाश में आते हैं। इसके विशाल स्तर पर बनाई गई संरचना जो राज्य की सतह में शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम और राजकीय प्रवेश द्वार थे, और इनके विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं गोपुरम को दर्शाते हैं। जो राजकीय प्रवेश द्वार थे वो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारों जो अक्सर मंदिर परिसरों में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे सम्मिलित थे। आगे अपन बात करते हैं कुछ मंदिर है जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर है, जिसमें एक विरूपाक्ष का मंदिर है। ठीक है, यह है विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में अपन चर्चा करें तो विरूपाक्ष मंदिर जो है इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी में हुआ था और हम्पी बाजार के 10 किलोमीटर के केंद्र में यह मंदिर बना है। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कृष्णदेवराय के काल में था, और यहाँ के पत्थर ग्रेनाइट के हैं। तो ये जो मंदिर है ना विरूपाक्ष का मंदिर, तो इसके अंदर जो पत्थर प्रयुक्त हुआ है वो ग्रेनाइट का पत्थर है। और इसकी यदि और बात करें तो मंदिर की दीवार पर नृत्य करने, युद्ध शिकार करने जैसे चित्र बने हुए हैं। इसकी दीवार पर जो है चित्र बने हुए हैं, शिकार करते हुए व्यक्ति को दर्शाया गया और जो है नृत्य करती हुई नृत्यांगना यानी एक महिला को दिखाया गया है। इसमें शिव की आराधना की जाती है और इनमें जो है शिव की आराधना किसमें की जाती है, ये विरूपाक्ष का जो मंदिर है उसके अंदर शिव की आराधना की जाती थी। उसके बाद में चर्चा करें विठल मंदिर। यह है विठल मंदिर। विठल मंदिर हालांकि महाराष्ट्र से संबंधित था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंदर भी जो है ये बना हुआ था। यह एक सुदृढ़ और दर्शनीय मंदिर था। यहाँ दीवार के नीचे के ऊपर तांबे के पात्र से बने हुए थे और मंदिर की छत पर जानवरों की मूर्ति बनी हुई थी और मंदिर के अंदर 2500 से 3000 जले हुए दीपक मिले हैं। यहाँ के पत्थरों पर स्त्री कोमल फूल और जानवरों की चित्र की नक्काशी की गई है और यहाँ के आंगन में सूर्य देवता के ग्रेनाइट के रथ बने हुए हैं। ये देखो सूर्य देव का जो है ग्रेनाइट का जो है रथ बना हुआ है यहाँ पर इसके आंगन में, जिनके पहिए आज भी घूमते हैं। ये जो पहिए लगे हुए ना ये आज भी घूमते हैं। ठीक है, और विठल मंदिर में जो है मुख्यतः विष्णु जी की पूजा की जाती है। विठल मंदिर विष्णु जी को समर्पित था, जबकि जो ये विरूपाक्ष मंदिर है ये शिव जी को समर्पित था। इतना ध्यान में रखना है आपको। यहाँ शिव जी की आराधना की जाती थी, जबकि विठल मंदिर में विष्णु जी की आराधना की जाती थी। उसके बाद में शिखर की बात करें तो मंदिरों से संबंधित एक शिखर हुआ करता। तो शिखर क्या है, मंदिरों की सबसे ऊपरी या बहुत ऊंची छत को जो है शिखर कहा जाता है। आमतौर पर यह मंदिरों के आगंतुकों द्वारा उचित दूरी से देखा जा सकता था। शिखर के नीचे हम मुख्य भगवान या देवी की मूर्ति पाते हैं। शिखर तो मंदिर का उच्चतम जो भाग है उसको शिखर कहा गया। और गर्भगृह क्या है, गर्भगृह यह मंदिर के एक केंद्रीय स्थान पर स्थित मुख्य कमरे का एक केंद्रीय बिंदु है और आमतौर पर प्रत्येक भक्त अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सम्मान और भक्ति की भावनाओं का भुगतान करने के लिए इस कमरे के गेट के पास आता है। तो मंदिरों के अंदर गर्भगृह क्या हुआ था करता था, उसके बाद में उसके बारे में बात करें तो ये अपना मंदिर है। यहाँ पर अपन कहें यहाँ पर मूर्ति लगी होती है। आज भी अपन गर्भगृह की बात करें मूर्ति लगी होती है और ये जो मूर्ति लगने का ये जो कमरा बना हुआ था ना यहाँ पर गेट है, तो इस कमरे को क्या कहा गया है, गर्भगृह कहा गया। यहाँ पर जो है आराध्य देव की आराधना की जाती थी और यहाँ से फेरी वगैरह लगाई जाती है आज भी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ संरचना है गर्भगृह की। उसके बाद में सभागार। मंदिरों के सभागारों का प्रयोग विविध कार्य के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे
थे, जिनमें देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती। यानी सभागार किसके लिए आयोजित होते थे? तो कार्यक्रमों को देखने के लिए सभागार आयोजित करवाए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य की निरंतर शोध होती रही, उसके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे शोध होती रही भाई। इमारतें जो जीवित रहती हैं वे सामग्रियों और तकनीकों, बिल्डरों या संरक्षकों या विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में विचार व्यक्त करती हैं। इस प्रकार हम साहित्य, शिलालेख और लोकप्रिय परंपराओं से जानकारी को जोड़ते हैं, लेकिन वास्तुशिल्प सुविधाओं की जांच में हमें उन जगहों के बारे में नहीं बताती है जहाँ आम लोग रहते हैं। राजमिस्त्री, पत्थरबाज, मूर्तिकारों को किस तरह की मजदूरी मिलती है, भवन निर्माण सामग्री कैसे पहुँचाई गई और कितने अन्य पर्सन हैं जो हम इसके बारे में सोचते हैं। अन्य स्रोतों का उपयोग करके अनुसंधान जारी रखना, जो कि उपलब्ध वास्तु उदाहरण विजयनगर के बारे में कुछ सुराग दे सकता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पतन के कारण यदि आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण, ये महत्वपूर्ण कारण आप लिख देना, 7-8 कारण है। तो इसके अंदर आपको पहले देखना है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता और निरंकुश शासक, अयोग्य अयोग्य उत्तराधिकारी लिखा हुआ है, अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी मतलब एक महत्वपूर्ण राजा हुआ, उसके बाद में उसका जो पुत्र हुआ वो निठल्ला था। उसके बाद में उड़ीसा बीजापुर के आक्रमण, बीजापुर और उड़ीसा ने साथ मिलकर भी इस पर आक्रमण किया। गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध सैन्य अभियान भी चलाया। तालीकोटा का युद्ध हुआ और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, तो इसमें यदि अपन बात करें तो तालीकोटा का जो युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, उसके अंदर जो है कुछ राज्य जैसे बीजापुर है, गोलकुंडा है और उड़ीसा है, ये सभी एक साथ मिलकर जो है इस पर आक्रमण करते हैं विजयनगर पर, और 1565 में विजयनगर को चकनाचूर कर देते हैं और विजयनगर को लूट कर ये भाग जाते हैं यहाँ से। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य एक तरह से नष्ट हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था और चारों ओर पत्थर की दीवार थी, जिसके अंदर गारे का या फिर अपन कहें मसाले का प्रयोग नहीं हुआ था। ये 14वीं से 16वीं सदी के मध्य चलने वाला साम्राज्य था और यहाँ के शासकों को राय कहा जाता था। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी वो हम्पी थी। हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में की थी और हम्पी नामकरण जो है वहाँ की एक स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1636 में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। और शासकों ने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेश्वर मंदिर को भी संरक्षित किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विजयनगर साम्राज्य था, इसके बारे में अपन ने चर्चा की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।